बाथरूम में रहोगी तो तुम्हें 3 बजे तक उठकर तैयार होना पड़ेगा। वैसे भी आज ऑफिस में कोई बहुत बड़ी हस्ती आने वाली है, क्योंकि सर ने कल ही ऑफिस डेकोरेशन का कॉन्ट्रैक्ट इस जगह के सबसे फेमस और महंगे कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया है, और अगर आज हम लेट हो गए ना तो हम सबकी नजर में आ जाएंगे। आभा की बात सुनते ही जिया मुंह बनाते हुए बाथरूम से बाहर आती है और गुस्से से आभा की तरफ देखते हुए अपना सूटकेस खोलती है। आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए जिया धड़क धड़क जाए, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। रेजिडेंशियल एरिया से ऑफिस ज्यादा दूर नहीं था, इसलिए 10 मिनट में आभा और जिया ऑफिस पहुंच गई। आज ऑफिस में हड़कंप मचा हुआ था। जब पहले दिन जिया वहां आई थी तब ऑफिस सामान्य दिख रहा था, लेकिन आज हर क्यूबिकल में फ्लावर पॉट रखे हुए थे। ऑफिस की दीवारों में मोटिवेशनल कोट्स के पोस्टर लगे थे। हर कैबिन के बाहर डिपार्टमेंट का नाम लिखा था। एक दिन में इतना बदलाव देखकर जिया ही नहीं बल्कि आभा भी हैरान थी। हालांकि कंपनी घाटे में चल रही थी। पिछले साल ही कंपनी के मालिक ने कंपनी के 30% शेयर एक मल्टीनेशनल कंपनी को बेच दिए थे। वो आज फिर से कंपनी के शेयर्स बेचने वाला था। आभा इस कंपनी में 3 साल से काम कर रही थी, लेकिन आज तक उसने इतना बड़ा बदलाव नहीं देखा। लगभग 100 लोगों ने आज कंपनी ज्वाइन की थी। हर क्यूबिकल में तो 2-2 लोग बैठे हुए थे। इनमें से एक कंपनी का ओल्ड एम्प्लॉय और दूसरा न्यू ज्वाइनी था। सभी न्यू ज्वाइनीज को बताया गया था कि 1 हफ्ते बाद 2nd फ्लोर पर नए क्यूबिकल्स बन जाएंगे, और जैसे ही उनकी ट्रेनिंग खत्म होगी वो लोग 2nd फ्लोर पर शिफ्ट हो जाएंगे। इतना ही नहीं, पहली बार उस कंपनी में कैफेटेरिया बनने की भी बातें चल रही थी। हालांकि आज ऑफिस में कोई नहीं आया था और जिया का भी पहला दिन ऑफिस में ठीक ठाक रहा। वैसे तो लंच टाइम के बाद जिया को नींद आ रही थी, पर उसने कॉफी पीकर खुद को सोने से रोक लिया। ऑफिस से निकलते ही आभा और जिया रेजिडेंशियल एरिया की तरफ पैदल चलने लगे। तभी आभा जिया से पूछती है, सॉरी कल मैं बहुत थक गई थी, इसलिए हम दोनों के बीच ज्यादा बातें नहीं हो पाई। बताओ तुम इतने सालों तक क्या कर रही थी? जिया आभा को बताते हुए कहती है, मैंने इस बीच में कई सारी टूरिस्ट गाइड की किताबें पढ़ी और उनका लाइसेंस बनाने की कोशिश की, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं थे और मैं माँ के ऊपर ज्यादा बोझ नहीं डालना चाहती थी, इसलिए ना तो मैं अच्छी तरह टूरिस्ट गाइड बन पाई और ना ही मुझे कोई लाइसेंस मिल पाया। और रही बात माँ की, वो लगातार मेरे लिए अच्छे रिश्ते ढूंढती रहती है और मुझे डेट के लिए भेजती रहती है। तुम यकीन नहीं मानोगी, अब तक मैं लगभग 50 से ऊपर लड़कों को डेट कर चुकी हूँ और उनमें से सभी लड़के मुझे रिजेक्ट कर चुके हैं। जिया की आवाज सुनते ही आभा झटके से कहती है, क्या बात कर रही हो? लड़के तुम्हें रिजेक्ट कर चुके हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? आज जब देश में वैसे ही यहाँ लड़कियों की कमी है और यहाँ लड़के तुम्हें रिजेक्ट कर रहे हैं, मुझे तो यकीन नहीं होता। जिया कहती है, तुम्हें ही क्या, मेरी माँ को भी यकीन नहीं होता, पर मैं उन लड़कों के सामने इस तरह सीधी सादी वेशभूषा में नहीं जाती ना। मैं उन्हें इतना डरा देती हूँ कि आखिरकार उन्हें ना कहकर ही मेरी माँ का फोन नंबर ब्लॉक करना पड़ता है। तभी आभा कुछ सोचते हुए जिया से पूछती है, लेकिन अभी तो तुम यंग हो और तुम्हारी उम्र भी इतनी नहीं हुई है कि तुम्हें इस तरह ब्लाइंड डेट के लिए जाना पड़े। क्या तुमने कभी आंटी से अपने सपने के बारे में कुछ कहा कि तुम टूरिस्ट गाइड बनना चाहती हो? जिया ने ना में सर हिलाते हुए कहा, आज तक माँ ने मेरे लिए जो कुछ भी किया है ना, मैं उसका कर्जा नहीं चुका पा रही हूँ, और तुम चाहती हो कि मैं उन्हें एक और चीज के लिए मेहनत करने को कहूँ? आभा कहती है, लेकिन अब तो तुम नौकरी करती हो, तुम्हें यहाँ से अच्छे पैसे भी मिलेंगे। तुम चाहो तो अपने लिए टूरिस्ट गाइड का लाइसेंस बनवा सकती हो और करोड़ों पैसे कमा सकती हो। आभा की बात सुनकर जिया मुस्कुराती है। तभी जिया आभा से पूछती है, वो सब छोड़ो, ये बताओ कि रोशनी कहाँ है आजकल? रोशनी का नाम सुनते ही जिया का मुस्कुराता हुआ चेहरा उतर जाता है। वो आभा से रोशनी के बारे में कोई बात नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसकी बात को टालते हुए कहती है, वो भी ना कहीं जॉब ही कर रही है, मेरी आजकल उससे ज्यादा बात नहीं होती। जिया की बातों में रूखापन देखकर आभा समझ गई थी कि अब जिया और रोशनी के बीच में कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से जिया
रोशनी के बारे में बात नहीं करना चाह रही है। लेकिन आभा और जिया को मिले हुए ज्यादा दिन नहीं हुए थे, इसलिए आभा जिया के ऊपर कोई दबाव नहीं डालना चाहती थी। तभी जिया पास में एक चाइनीज रेस्टोरेंट को देखकर आभा से कहती है, क्या अब हम घर जाकर खाना बनाएंगे? आभा समझ गई थी कि जिया घर जाकर खाना नहीं बनाना चाहती, इसलिए वो जिया से कहती है, तुम कहो तो आज हम चाइनीज खा सकते हैं, पर ये सब रोज नहीं चलेगा। कल से हम दोनों को टर्न वाइज खाना बनाना होगा। आज मैंने सुबह का नाश्ता बनाया, कल तुम बनाना, और कल मैं रात का डिनर बनाऊंगी, परसों तुम बनाना, ठीक है? आभा की बात सुनकर जिया बेमन से हाँ में सर हिलाते हुए चाइनीज रेस्टोरेंट की तरफ जाने लगती है। आभा को जिया के साथ बिताए हुए स्कूल के दिन याद आते हैं। जिया रोशनी से मिलने से पहले आभा की दोस्त बनी थी, लेकिन आभा उन लड़कियों के गैंग में से थी जो जिया को चिढ़ाया करती थी। इसलिए जिया के मन में हमेशा ये डर था कि कहीं आभा भी उसके साथ दोस्ती बढ़ाकर फिर उसके राज उन लड़कियों के बीच में न जाकर बयान कर दे जिनके साथ वो स्कूल जाया आया करती थी। कुछ दिन बाद रोशनी ने स्कूल में एडमिशन लिया और एडमिशन लेने के तुरंत बाद उसने जिया की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। जिया बिना कुछ सोचे समझे रोशनी पर भरोसा करने लगी और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड बन गई। भले ये बात आभा को बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन उसने जिया से कोई शिकायत नहीं की थी। ये सोचते हुए जिया रेस्टोरेंट के अंदर पहुंचती है। आभा उसके कंधे पर हाथ मारते हुए उससे कहती है, क्या हुआ जिया, तुम कहाँ खोई हुई हो? अरे इतना मत सोचो, मैं तो मजाक कर रही थी। मुझे खाना बनाने में कोई परेशानी नहीं है, तुम बाकी का काम कर देना बस। जिया और आभा अपना डिनर खत्म करके घर वापस आए। दोनों इतने थके हुए थे कि उन्हें पता ही नहीं चला कि वो कब बिस्तर पर सोए और उन्हें नींद आ गई। अगले दिन जिया की नींद 7 बजे खुली, पर आभा अभी तक सो रही थी। जिया झटके से उठकर अपने फोन की स्क्रीन देखती है और फिर आभा को उठाते हुए कहती है, आभा उठ, आज ऑफिस नहीं जाना है क्या? आभा दबी हुई आवाज में जिया की बात का जवाब देते हुए कहती है, नहीं आज मुझे ऑफिस नहीं जाना। आज माँ और भाई आने वाले, इसलिए मैंने 1 महीने पहले ही आज के दिन के लिए छुट्टी ले ली थी। तभी जिया मुंह बनाते हुए आभा से पूछती है, इसका मतलब आज का लंच मुझे खुद बनाना होगा? ये सुनते ही आभा जिया से कहती है, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, आज सबके लिए लंच ऑफिस की तरफ से है। ये सुनते ही जिया आभा से पूछती है, आभा एक बात बताओ, तुम्हें ये सब बातें कहाँ से पता चलती हैं? आज मैं भी पूरे दिन ऑफिस में ही थी, मुझे तो किसी ने नहीं बताया। आभा मुस्कुराते हुए जिया की बात का जवाब देती है, देखो जब काम करते करते 2-3 साल हो जाते हैं ना, तो सारी खबरें खुद ब खुद पता चल जाती हैं। चलो अब तुम तैयार होकर ऑफिस के लिए निकलो और मुझे सोने दो। इतना कहते ही आभा अपने मुंह पर चादर डालकर लेट गई। कल ऑफिस में जिया की दोस्ती किसी से नहीं हो पाई थी, इसलिए आज वो अकेले ऑफिस जाने के लिए डर रही थी, लेकिन उसके पास कोई और चारा नहीं था। वो तैयार होकर रूम से निकली। जैसे ही जिया ऑफिस पहुंची, सारे एम्प्लॉयज बाहर खड़े किसी का इंतजार कर रहे थे। देखने से लग रहा था जैसे वो लोग वहां काफी देर से खड़े हों। सबके चेहरे उतरे हुए थे और प्यास से सबका गला सूख रहा था। तभी कंपनी का मालिक बाहर आकर सभी एम्प्लॉयज से कहता है, बस कुछ ही देर में मिस्टर रस्तोगी यहाँ पहुंचते ही होंगे। मैं नहीं चाहता कि उनके स्वागत में कोई भी कमी रहे। वो मेरे ही नहीं बल्कि तुम्हारे भी बॉस हैं, इसलिए सब लोगों को मिलकर यही कोशिश करनी है कि उन्हें ये जगह और यहाँ के लोग सब पसंद आए। अगर उन्हें तुम लोग पसंद नहीं आए तो वो अपने ऑफिस से एजुकेटेड एम्प्लॉयज को यहाँ लाकर उनसे काम करवाएंगे, और तब मुझसे कोई भी ये उम्मीद मत करना कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा, क्योंकि उस वक्त मैं खुद एक एम्प्लॉय के तौर पर इस कंपनी में काम करूंगा। तुम सबको पता है कि मेरी कंपनी डूब रही है। अब यही एक आदमी है जो मेरी कंपनी को बचा सकता है और इसे ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। तुम सबसे उम्मीद करता हूं मैं कि तुम उसे निराश नहीं करोगे। तभी पीछे से एक आवाज आती है, वो सब तो ठीक है सर, लेकिन कम से कम हम लोगों को पानी तो पिलवा दीजिए। ये आवाज सुनते ही सब लोग एकदम से पीछे मुड़ते हैं और कंपनी का बॉस भीड़ को चीरते हुए उस आदमी के पास जाता है और अपने लैपटॉप बैग से एक पेपर निकालकर उसके सामने रखते हुए कहता है, अगर तुम अपनी इस प्यास पर काबू नहीं पा सकते हो
तो मैं ये कैसे मान लूं कि तुम्हारे अंदर इस काम को करने की कोई और प्यास बची होगी? ये पेपर पेन लो और अपना रेजिग्नेशन लेटर अभी का अभी साइन करके यहाँ से दफा हो जाओ। यहाँ पर लगभग 200 एम्प्लॉयज खड़े हैं, इनमें से किसी को प्यास नहीं लगती, फिर तुम्हें क्यों लग रही है? तुम्हें इतनी भी शर्म नहीं है कि तुम कंपनी के मालिक से पानी मांग रहे हो? क्या मैं तुम्हें किचन में काम करने वाला कोई ऑफिस बॉय लगता हूँ? बॉस की बात सुनकर उस लड़के को बहुत गुस्सा आता है और वो बॉस के हाथ से रेजिग्नेशन लेटर लेकर उसे फाड़ते हुए कहता है, पहली बात, आप ही हमारी तरह इस कंपनी की एम्प्लॉय हैं और आपको हम सबका ध्यान रखना चाहिए। इसीलिए नहीं कि आप एक ऑफिस बॉय हैं, बल्कि इसलिए कि आप कोई भी ऑफिस बॉय नहीं रख रहे हैं। हम सब लोग यहाँ पर आपके लिए खड़े हैं और आप हमें पानी तक नहीं पिला सकते। क्या सोचा है आपने? अगर यहाँ खड़े लोग इतनी गर्मी में डिहाइड्रेटेड हो जाएंगे तो आप उनका इलाज कैसे करवाएंगे? मैंने इस कंपनी को लगभग 8 साल दिए हैं और इन 8 सालों में आपको मेरा नाम तक याद नहीं होगा। मैंने इस कंपनी के लिए दिन रात काम किया है। अगर मेरे अंदर काम की प्यास नहीं होती तो ये कैसे हो पाता? खैर छोड़िए, अगर आपने अपना काम शिद्दत से किया होता ना तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। आज आप एक ऐसे आदमी का स्वागत करने के लिए खड़े हैं जिसने आपकी कंपनी के आधे से ज्यादा शेयर्स खरीद लिए हैं। उस लड़के की बात खत्म हुई ही थी कि वहाँ सचमुच एक आदमी डिहाइड्रेटेड होकर जमीन पर गिर पड़ा। अब तक जितने भी लोग वहाँ पर लाइन से मिस्टर रस्तोगी के स्वागत में खड़े थे, वो सब उस लड़के के चारों तरफ घेरा लगाकर खड़े हो गए। उसे जमीन पर पड़ा देख बॉस के माथे से पसीना छूटने लगा। तभी जिया पीछे से एक पानी का बोतल लेकर आती है और उस एम्प्लॉय के चेहरे पर पानी के छींटे मारते हुए उसे पानी पिलाकर उठाने की कोशिश करती है और जोर से चिल्लाते हुए वहाँ खड़े सभी लोगों से कहती है, आप लोग ऐसे तमाशा क्या देख रहे हैं? एम्बुलेंस को फोन लगाइए। एक लड़का एम्बुलेंस को फोन लगाता है और कुछ ही देर में एम्बुलेंस वहाँ आ जाती है और उस एम्प्लॉय को एम्बुलेंस में रखकर हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। उसके जाते ही जिया के मन में ये सवाल आया कि आखिर इस तरह रस्तोगी है कौन? कहीं मिस्टर रस्तोगी मिस्टर अगस्त रस्तोगी तो नहीं? वो ये सोच ही रही थी कि तभी पीछे से गाड़ियों के हॉर्न की आवाज आती है। 3 काली कार्स ऑफिस के आगे आकर खड़ी हो जाती हैं। कार्स की आवाज सुनकर जिया सामने देखती है। तभी अगस्त कार से निकलता है। अगस्त को देख करके जिया खुद को छुपाने की कोशिश कर रही थी। वो नहीं चाहती थी कि अगस्त उसे पहचाने। भले ही अगस्त ने उसकी बहुत बड़ी मदद की थी, लेकिन जिस तरह से उसने जिया को अस्पताल में बातें सुनाई थी, उससे जिया समझ गई थी कि अगस्त रस्तोगी कभी उसे अपनी कंपनी में काम नहीं करने देगा। ये सोचते हुए वो 2-4 लड़कों के पीछे जाकर खड़ी हो गई। आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए जिया धड़क धड़क जाए, सिर्फ जानने के लिए। अगस्त को देखकर जिया हैरान थी और उसे पता था कि अगर अगस्त ने उसे देख लिया तो वो तुरंत उसे जॉब से निकाल देगा। वो खुद को छुपाने की कोशिश कर रही थी। तभी उसके सामने खड़ी लड़की जिया से कहती है, तुम्हें पता है इस ऑफिस के 13वें फ्लोर पर मिस्टर अगस्त का कैबिन है और वो जो राइट साइड में लिफ्ट बन रही है ना, वो लिफ्ट सीधा 13th फ्लोर पर रुकती है। जब तक मीटिंग होगी उसका काम ही खत्म हो जाएगा, पर ये लिफ्ट सिर्फ और सिर्फ बोर्ड मेंबर्स के लिए बन रही है। हम लोगों को उससे जाना अलाउड नहीं है। ये सब सुनते ही जिया उस लड़की की तरफ मुड़ती है। ये वही लड़की थी जिसने कल जिया को मैनर्स सीखने के लिए कहा था। हालांकि कल जिया का पहला दिन था, लेकिन उसने पहले ही दिन जिया को 2 बातें सुना दी थी। तभी जिया उससे कहती है, तुम ये सब मुझे क्यों बता रही हो? और सॉरी, क्या तुम मुझे अपना नाम फिर से बता सकती हो? ये सुनते ही उस लड़की को गुस्सा आता है और वो जिया से कहती है, मैं तुम्हारी सीनियर हूँ, कल ही मैंने तुम्हें अपना नाम बताया था, तुम फिर से भूल गई? ऐसे कैसे काम करोगी? और ये सब मैं तुम्हें इसलिए बता रही हूँ ताकि जो गलती तुमने कल की थी उसे सुधार पाओ। इतना बड़ा चश्मा लगाने के बाद भी क्या तुम्हारे दिमाग तक बात नहीं पहुँचती? मेरा नाम चंचला है। नाम सुनते ही जिया को हंसी आ जाती है और वो चंचला से कहती है, वैसे चश्मा देखने के लिए पहना जाता है, ना कि सुनने के लिए। तो तुम्हारी बातें मेरे दिमाग में कानों से जा रही हैं, आंखों से नहीं। जब तक चंचला जिया को कुछ और कह पाती, सबकी नजर अगस्त की तरफ चली जाती है।
अगस्त उनके सामने से गुजरता हुआ ऑफिस के अंदर जा रहा था। वहां मौजूद सभी लड़कियों के दिल की धड़कन रुक गई थी, क्योंकि उन्होंने इतना हैंडसम आदमी अपनी आंखों के सामने आज तक नहीं देखा था। एक पल के लिए ऐसा लग रहा था जैसे अगस्त किसी रैंप पर चल रहा हो और आसपास ऑडियंस खड़ी हो। तभी चंचला जिया के कंधे पर हाथ रखते हुए कहती है, देखो, आज तुम्हारी रूममेट आभा ने कितना बड़ा इवेंट मिस कर दिया। कम से कम वो भी आकर अपनी आंखें सेक सकती थी। चंचला की बात खत्म होते ही कंपनी का बॉस सभी एम्प्लॉयज के पास आकर कहता है, मिस्टर रस्तोगी के अंदर जाते ही सब लोग अंदर आ जाना। चंचला कहती है, आप जाइए सर, हम आते हैं। वैसे भी मिस्टर रस्तोगी आपको बुला रहे हैं। ये सुनते ही बॉस झटके से पीछे मुड़ता है और दौड़कर अगस्त की तरफ चला जाता है। फिर अगस्त के पास जाकर कहता है, मिस्टर रस्तोगी, आपने मुझे बुलाया? अगस्त कुछ सोचते सोचते उसकी बात का जवाब देता है, मिस्टर कबीर, मैंने आपको बुलाया तो नहीं, फिर भी आप आए हैं तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि मुझे आपके न्यू जॉइनीज से मिलना है, इसलिए 10 मिनट में सभी को कॉन्फ्रेंस हॉल में बुलाइए, फिर वहीं हमारी मीटिंग होगी। कबीर घबराते हुए हाँ में सर हिलाकर अगस्त की बात का जवाब देता है। अगस्त जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, उसके पीछे 10-12 लोग चल रहे थे, जिनमें से 3-4 उसके गार्ड्स थे और बाकी बोर्ड मेंबर्स। पूरे फ्लोर में हड़कंप मचा हुआ था। अगस्त लिफ्ट लेकर सीधा 13th फ्लोर पर चला गया। वहां मौजूद लड़कियां आपस में अगस्त को लेकर बातें करने लगी। ज्यादातर लड़कियां वॉशरूम में जाकर खुद का मेकअप ठीक करने की कोशिश कर रही थी। जैसे ये पता चला कि अगस्त ने सभी फ्रेशर्स को मिलने के लिए कहा है, जितनी लड़कियां कंपनी में पहले से ही काम कर रही थी, वो सब खुद को फ्रेशर्स बताकर उस लाइन में खड़ी हो गई। तभी चंचला भी जिया के साथ बाथरूम में आकर उससे कहती है, देख, कल मैंने जो कुछ भी किया उसके लिए सॉरी। आज मैं तेरे साथ कॉन्फ्रेंस रूम में आ रही हूँ, किसी को मत बताना कि मैं इस कंपनी की ओल्ड एम्प्लॉय हूँ। जिया चंचला की बात का कोई जवाब नहीं देती और बाथरूम से बाहर चली जाती है। जिया को समझ नहीं आ रहा था कि ऑफिस में मौजूद सभी लड़कियां ऐसा व्यवहार क्यों कर रही हैं, जैसे कि उन्होंने आज तक किसी अच्छे लड़के को देखा ही ना हो। हालांकि जब जिया ने अगस्त को पहली बार देखा था, तब उसकी आंखें भी कुछ पल के लिए अगस्त पर ठहर गई थी, लेकिन जिया अब उस बात को भूल चुकी थी। तभी कबीर आकर सभी फ्रेशर्स से कहता है, चलो चलो, कॉन्फ्रेंस रूम में जाने का समय हो गया है और इस तरह भेड़ों के झुंड में मत चलो, एक एक करके चलो। चंचला दौड़कर जिया के पीछे खड़ी हो जाती है। तभी जिया चंचला से पूछती है, अच्छा एक बात बताओ, हम लोग ऐसे क्यों चल रहे हैं जैसे स्कूल की प्रेयर के लिए जा रहे हो? चंचला धीमी आवाज में जिया से कहती है, तुम्हें क्या लगता है कबीर सर की कंपनी क्यों डूब रही है? अगर उन्होंने सब बकवास बातों की जगह काम पर ध्यान दिया होता तो आज उन्हें अपनी कंपनी में एक कर्मचारी की तरह काम नहीं करना पड़ता। देखो उस आदमी को, उसे अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो अभी भी वही काम कर रहा है जो वो पहले किया करता था। चंचला की बात खत्म होने तक सभी लोग कॉन्फ्रेंस रूम में पहुंच चुके थे और अगस्त का इंतजार कर रहे थे। कॉन्फ्रेंस रूम काफी बड़ा था। वहां मौजूद लोगों में से लगभग 50-55 लड़कियां और 40-45 लड़के थे। लड़के इस बात से डर रहे थे कि कहीं उनके लुक्स को लेकर अगस्त ने उन्हें जज किया तो क्या होगा, क्योंकि अगस्त जिन लोगों के साथ कंपनी में आया था वो सब वेल ड्रेस्ड लग रहे थे। और वहां मौजूद सभी लड़कियों के मन में एक ही बात घूम रही थी कि काश एक नजर अगस्त उनकी तरफ देखे। और इन सब के बीच में जिया खुद को छुपाने की कोशिश कर रही थी। उसके मन में एक ही बात चल रही थी कि अभी अभी उसे एक ढंग की नौकरी मिली है, अगर किसी वजह से ये भी चली गई तो वो क्या करेगी। कांच के उस पार लिफ्ट साफ नजर आ रही थी। अगस्त के लिफ्ट से बाहर आते ही सारा माहौल शांत हो गया। जैसे ही वो कॉन्फ्रेंस रूम में पहुंचा, सब लोग एक साथ खड़े हुए। तभी अगस्त सबकी तरफ देखते हुए कहता है, इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं है। बॉस के आने पर खड़े होना, गुड मॉर्निंग बोलना, अगर तुम इन छोटी मोटी चीजों का ध्यान नहीं रखोगे तो मुझे बुरा नहीं लगेगा, लेकिन काम अच्छी तरह से होना चाहिए। मैंने इस कंपनी के एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉयज को छोड़कर तुम सबको यहाँ इसलिए बुलाया है ताकि तुम आज से और अभी से खुद पर सुधार कर सको। अगर अभी से तुम उनकी तरह हो गए हो तो फिर जिंदगी में दूसरा मौका नहीं आएगा। जब तक अगस्त अपनी बात खत्म कर पाता, उससे पहले ही उसकी नजर जिया पर पड़ती है। वो खुद को छुपाने की कोशिश कर रही थी,
लेकिन कुर्सी पर बैठे होने के कारण वो खुद को ज्यादा देर तक नहीं छुपा पाई। हालांकि अगस्त जिया को यहाँ देखकर हैरान था, क्योंकि उसने एक बार भी नहीं सोचा था कि जिया जैसी लड़की किसी कंपनी में काम करती होगी। जैसा कि उसने सभी फ्रेशर एम्प्लॉयज को मीटिंग के लिए बुलाया था, इससे साफ जाहिर होता था कि जिया को कंपनी ज्वाइन किए ज्यादा दिन नहीं हुए हैं। लेकिन आज वो फॉर्मल ड्रेस में चश्मा पहने बैठी हर दिन से अलग लग रही थी। ये देखकर अगस्त अपनी जगह से उठ खड़ा होता है और जिया की तरफ बढ़ने लगता है। जिया अगस्त को अपनी तरफ आता देखकर सर झुका लेती है। तभी अगस्त जिया के करीब आकर उसकी नाक पर चढ़ा हुआ चश्मा उतारते हुए कहता है, तुम बिना चश्मे के ज्यादा अच्छी लगती हो। अपनी बात को एक वाक्य में खत्म करके अगस्त फिर से अपनी जगह पर वापस आ गया और दोबारा अपनी स्पीच को आगे बढ़ाते हुए कहने लगा, आप सबको पता है कि ये कंपनी डूबने वाली है, फिर भी आपने इस कंपनी को ज्वाइन किया। इसकी सिर्फ दो वजह हो सकती हैं। पहले कि आपने इसे एक चुनौती की तरह लिया और आप कंपनी को डूबने से बचाने के लिए आगे आए, और दूसरी वजह आप लोगों को कहीं और नौकरी नहीं मिली। सिर्फ यही एक कंपनी थी जो बिना प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन जाने हर किसी को काम दे रही थी, इसलिए आप यहाँ आ गए। हालांकि मैं जानता हूँ आप में से 99% लोगों की कंपनी ज्वाइन करने की वजह दूसरे वाली है, पर आपको पूरे जुनून के साथ काम करना है, क्योंकि अब आप अगस्त रस्तोगी के साथ काम कर रहे हैं। अच्छे काम पर आपको इंक्रीमेंट भी मिलेगा और अच्छा काम ना होने पर पनिशमेंट भी। बस मुझे इतना ही कहना था। अपनी बात खत्म करते ही अगस्त कॉन्फ्रेंस रूम से वापस चला गया, लेकिन वहां मौजूद सभी एम्प्लॉयज को अगस्त की बातों से कोई लेना देना नहीं था। वो सब यही सोच रहे थे कि अगस्त जिया को कैसे जानता है। क्या जिया और अगस्त एक दूसरे से मिल चुके हैं? हालांकि पूरे शहर में अगस्त को लेकर कई किस्से फैले हुए थे, लेकिन उसने कभी बीच मीटिंग में किसी को इतनी अटेंशन नहीं दी थी। जब अगस्त जिया के करीब आकर उसका चश्मा उठाने वाला था, तब चंचला का मुंह देखने लायक था, क्योंकि एक पल के लिए चंचला को ऐसा लग रहा था कि अगस्त ने उससे नोटिस किया है और वो उसके पास आ रहा है। कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकलते ही जिया पूरे ऑफिस वालों के लिए आकर्षण का केंद्र बन चुकी थी। कुछ लोग उससे सवाल पूछ रहे थे तो कुछ उसे घूरकर उसके पास से गुजर रहे थे। जैसे ही जिया अपने क्यूबिकल के पास आकर बैठी, तभी चंचला वहां पहले से ही बैठी हुई थी और वो जिया से पूछती है, क्या तुम्हारा और मिस्टर रस्तोगी का चक्कर चल रहा है? चंचला की बात सुनकर जिया हैरान होकर कहती है, देखो चंचला, मैं इस ऑफिस में काम करने आई हूँ, मुझे इस तरह की बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वैसे मैं तुम्हें साफ साफ कह दूं कि मिस्टर रस्तोगी को आज मैंने पहली बार देखा। चंचला तो क्या, पूरे ऑफिस में मौजूद कोई भी इंसान जिया की बात पर भरोसा करने को तैयार ही नहीं था। इसलिए चंचला जिया से कहती है, देखो, झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आज तक अगस्त रस्तोगी ने अपने खुद के स्टाफ में से किसी के साथ कोई बातचीत नहीं की है, और आज वो खुद की स्पीच छोड़कर चलकर तुम्हारे पास आया। इससे साफ जाहिर होता है कि तुम मिस्टर रस्तोगी से मिल चुकी हो। बस मुझे ये जानना है कि कब और कैसे। जिया गुस्से से चंचला की तरफ देखती है। तभी चंचला जिया की कुछ दूरी से अपना हाथ हिलाते हुए कहती है, मुझ पर गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं है, तुम ज्यादा दिन तक सच्चाई को छुपा नहीं पाओगी। जिया का ध्यान चंचला की बातों से हटकर उसके हाथ की तरफ जाता है, क्योंकि उसका हाथ उसे ब्लर दिख रहा था। अचानक जिया को याद आता है कि अगस्त ने उसकी आंखों से चश्मा निकाला था और वो उसे अपने साथ लेकर चला गया था। तभी चंचला दोबारा जिया से कहती है, वैसे सच बोलूं तो मिस्टर रस्तोगी ने ठीक ही कहा था, तुम पर चश्मा बिल्कुल सूट नहीं करता। ऐसे तुम बिना चश्मे के ठीक दिख रही हो। जाओ, जाकर अपनी शक्ल एक बार आईने में देखो, तुम्हें भी सच्चाई पता चल जाएगी। चंचला की बात खत्म हुई। तभी फ्लोर मैनेजर उदय जिया के पास आकर कहता है, जिया जी, देखिए, आपका और मिस्टर रस्तोगी का क्या रिलेशन है ये मैं बिल्कुल भी नहीं जानता, लेकिन आप मेरा अगर कुछ भला कर पाए तो देखिए, मैं पिछले 10 सालों से इस कंपनी में काम कर रहा हूँ और अब तक सिर्फ फ्लोर मैनेजर की पोस्ट पर आया हूँ। मैंने बहुत मेहनत की है। मैंने अभी भी जाना कि आप पहले से मिस्टर रस्तोगी को जानती हैं। हो सके तो मेरी मेहनत के बारे में उन्हें बता दीजिएगा, ताकि मैं वो जगह पा सकूं जो मैं डिजर्व करता हूँ। उदय की बात खत्म होते ही
जिया जैसे ही झुककर उदय को देखती है तो उदय के पीछे लगभग 50 लोगों की लाइन थी जो जिया से बात करने के लिए आए थे। हालांकि वो सभी लोग जिया को साफ साफ नजर नहीं आ रहे थे, इसलिए जिया अपनी कुर्सी से उठकर बाहर चली जाती है और सभी लोग उसे जाते हुए देखने लगते हैं। बाहर जाते ही जिया ने लिफ्ट का बटन प्रेस किया और वो 13th फ्लोर पर जाने वाली स्पेशल लिफ्ट के अंदर चली गई। ये देखते ही वहां खड़े सभी लोगों का शक यकीन में बदल गया, क्योंकि लिफ्ट के अंदर जाने से पहले जिया एक बार भी नहीं हिचकिचाई। आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए। जिया धड़ जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा बंद हुआ तभी जिया को एहसास हुआ कि वो एग्जीक्यूटिव लिफ्ट के अंदर आ गई है। उस लिफ्ट में सिर्फ एक ही बटन था जिसे दबाने की जरूरत नहीं पड़ती थी और वो ऑटोमेटिकली सेंसर के थ्रू प्रेस होता था। लिफ्ट बंद होते ही जिया ने जोर से अपने सर पर हाथ मारा। वो सोच रही थी कि उसने इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे कर दी। कहीं ना कहीं उसने खुद ही जाकर सब लोगों को इस बात का सबूत दे दिया था कि वो अगस्त को पहले से ही मिल चुकी है। जिस पल वो लिफ्ट के अंदर आई थी तभी सबकी नजरें जिया की तरफ थी, इसलिए फ्लोर में मौजूद लोगों को बातें बनाने का मौका देने के लिए वो काफी था। जब तक कि जिया लिफ्ट से बाहर निकलने के बारे में सोचती, उससे पहले